एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक रघुनाथ, जिसका एक बेटा था अर्जुन, और दूसरा भोलाराम। भोलाराम का भी एक बेटा था, जिसका नाम था मोहन। भोलाराम और रघुनाथ दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रघुनाथ एक समझदार, दूरदर्शी इंसान था। वह खुद खेतों में काम करता। वो अपने बेटे अर्जुन की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। उसे विश्वास था कि जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा प्राप्त करना है। वहीं भोलाराम का मानना था कि पढ़ाई बेकार है, उससे तो सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। उसने अपने बेटे मोहन को पढ़ने की बजाय खेतों में काम पर लगा रखा था, ताकि कमाई तुरंत हो सके। इतने में रघुनाथ भोलाराम के पास आता है। देख रघुनाथ, तू अपने बेटे की पढ़ाई में पैसा बर्बाद कर रहा है। मेरा बेटा तो मेरे साथ काम कर रहा है, जिससे मुझे भी पैसों की मदद मिलती है। तू भी अपने बेटे को काम पर लगा ले, फायदा होगा। भूलाराम, आज तेरा बेटा काम कर रहा है, पर कल मेरे बेटे के लिए लोग काम करेंगे। शिक्षा सबसे बड़ा धन है, इसे कभी कम मत समझना। मेरी मान तो तू भी अपने मोहन को पढ़ा दे। भोलाराम हंसा और कहने लगा। रघुनाथ, तेरे सपने तुझे बर्बाद कर देंगे, देख लेना। रघुनाथ घर आता है और अर्जुन को पढ़ता देख खुश होता है। शाबाश बेटा, इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करना। जी पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। और इसी तरह समय बीतता गया। अर्जुन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अब वो शहर जाकर आगे पढ़ना चाहता था। पिताजी, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा। बेटा चिंता मत कर, मैं जमींदार केशव जी से तुझे शहर भेजने के लिए कर्ज ले लूंगा। पिताजी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं वापस आकर आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। हाँ मेरे बेटे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और रघुनाथ अर्जुन को शहर भेजने के लिए जमींदार केशव के पास जाता है। गांव का जमींदार केशव एक अच्छा आदमी था। वह गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कैसे हो रघुनाथ? और बताओ, कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ केशव जी। मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आपसे कुछ पैसों का कर्जा मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल रघुनाथ। तुम्हें जितना कर्जा चाहिए ले लो। और गांव का जमींदार रघुनाथ को कर्ज दे देता है। पर जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि रघुनाथ ने अर्जुन की पढ़ाई के लिए गांव के जमींदार से एक बड़ा कर्ज लिया है, तो गांव वाले रघुनाथ के बारे में बातें बनाने लगते हैं। पागल हो गया रघुनाथ। जमींदार से इतना कर्ज लेकर बेटे को शहर पढ़ने भेज रहा है। हाँ, भाई सही कहते हो। रघुनाथ को लगता है कि वो अपने बेटे को पढ़ाकर तरक्की कर लेगा, इसीलिए अर्जुन को शहर भेज रहा है। और रघुनाथ का दोस्त भोलाराम भी कर्ज की बात सुनकर उसके पास जाता है और कहने लगता है। रघुनाथ, तूने अपने बेटे की पढ़ाई पर अब तक बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, और अब तू जमींदार से भी कर्ज ले चुका है। मेरी मान तो अब भी समय है। अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजने की जगह यहीं खेतों में काम पर लगा दे और जमींदार का कर्ज भी वापस कर दे। नहीं, मैं अर्जुन को शहर भेजकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा, चाहे मुझे और कर्ज क्यों न लेना पड़े। सही कहते हैं लोग, तू पागल हो चुका है। पर रघुनाथ लोगों की बातें बनाने पर भी अपने बेटे अर्जुन को शहर भेजने के फैसले पर कायम रहता है। जा बेटा अर्जुन, शहर जाकर खूब मेहनत करना और तरक्की पाना। बिल्कुल पिताजी, जब मैं सफलता हासिल कर लूंगा तो गांव वापस आकर आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। अर्जुन फिर शहर चला जाता है। और दूसरी तरफ भोलाराम का बेटा मोहन अब भी खेतों में काम कर पैसे कमा रहा होता है। मोहन, इसी तरह अच्छे से काम करते रहना और मेरा हाथ बटाना। वो रघुनाथ तो पागल है, अपने बेटे पर कितना पैसा बर्बाद कर रहा है, और तू यहाँ काम कर पैसे कमा रहा है। पिताजी, मैं इसी तरह मेहनत करता रहूंगा ताकि पैसे भी कमा सकूं और आपकी मदद भी होती रहे। लेकिन दूसरी ओर रघुनाथ अब भी हमेशा की तरह अकेला ही खेतों में काम करता। उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा था। और अर्जुन ने भी रघुनाथ का भरोसा नहीं तोड़ा। अर्जुन ने शहर में मेहनत की। वो मन लगाकर पढ़ाई करता। समय बीतता है और अर्जुन को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई।
फिर अर्जुन कुछ सालों बाद गांव लौटकर अपने पिता के पास आता है। पिताजी, अब मेरी नौकरी लग चुकी है। मैं अब आपका सारा कर्ज चुकाऊंगा जो जमींदार से आपने मेरे लिए लिया था, और आपकी जो भी जरूरत होगी वो पूरी करूंगा। अर्जुन, मैं जानता था शिक्षा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मैं सुकून से रह सकता हूँ। पिताजी, ये सब तो आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप मुझे ना पढ़ाते तो मैं जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता। बेटा अर्जुन, तूने भी पूरे लगन से मेहनत की है। मुझे तुझ पर गर्व है। फिर अर्जुन अपने पिता का कर्ज चुकाने जमींदार केशव के पास जाता है। केशव जी, मैं अपने पिता का कर्जा चुकाने आया हूँ, जो पिताजी ने आपसे मेरे लिए लिया था। जमींदार केशव खुश होकर अर्जुन को शाबाशी देते हुए कहता है, वाह अर्जुन, तूने रघुनाथ के लिए गए कर्ज को बेकार नहीं जाने दिया। तूने मेहनत की और अब इतना काबिल बन गया है कि अपने पिता का कर्ज चुका रहा है। ऐसे ही तरक्की करता रहे। और अर्जुन अपने पिता को 2 गायें गौरी और मालती लाकर देता है ताकि उसके पिता खेती के साथ दूध का व्यापार भी कर सके। पिताजी, अब आप इन गायों से दूध का व्यापार करना शुरू कीजिए। हाँ अर्जुन, बिल्कुल। अब मैं खेती के सिवा दूध का व्यापार भी करूंगा और ज्यादा पैसे भी कमा पाऊंगा। रघुनाथ अब खुश रहने लगा और उसने दूध बेचना शुरू कर दिया। गांव वाले रोज उसके पास दूध लेने आने लगे और रघुनाथ का व्यापार अच्छा चलने लगता है, जिससे रघुनाथ की तरक्की और बढ़ने लगती है। उसके पास अब नया पक्का घर, नई जमीन और बहुत कुछ था। रघुनाथ अब एक ट्रैक्टर भी खरीद लेता है, जिससे खेती करने में आसानी होती है। रघुनाथ को खेती करने में अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। भोलाराम रघुनाथ के पास आता है और रघुनाथ की तरक्की देखकर मुस्कुराता और उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, अरे वाह रघुनाथ, तेरे बेटे ने तो तेरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन भीतर से भोलाराम के मन में जलन भर जाती है। वो रघुनाथ के बारे में सोचने लगता है। मैंने तो रघुनाथ को समझाया था, लेकिन अब वही मुझसे आगे निकल गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। क्योंकि उसका बेटा मोहन आज भी खेतों में मेहनत कर रहा होता है और उनका जीवन अब भी वैसा ही चलता रहता है। एक रात जलन में अंधा होकर भोलाराम रघुनाथ की सबसे अच्छी गाय गौरी चुरा लेता है। लेकिन ये सब करते हुए उसे गांव की एक छोटी लड़की चंपा ने देख लिया। सुबह जब रघुनाथ को पता चला कि गौरी गायब है, तो उसने पूरे गांव में ढूंढा। रघुनाथ ने गांव के लोगों से भी पूछा, भैया, आपने मेरी गाय गौरी को कहीं देखा है? नहीं भाई, हमने नहीं देखा आपकी गाय को। तभी चंपा रघुनाथ के पास आकर उसे गौरी के बारे में बताती है। चाचा, मैंने भोला चाचा को रात को आपके आंगन से गाय ले जाते देखा था। रघुनाथ को चंपा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भोलाराम उसका पुराना दोस्त था। ना वो ये जानता था कि भोलाराम उसकी गाय गौरी को कहाँ छुपा रखा है। पर वो समझदार था, इसलिए उसने ये बात सच है या झूठ, इसके लिए एक योजना सोची। उसने सबके सामने घोषणा की, जो भी मेरी गाय गौरी को वापस ला देगा, मैं उससे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। जैसे ही ये बात भोलाराम को पता चलती है कि रघुनाथ के द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई है, ये सुनकर भोलाराम लालच में आ गया और वो 2 दिन बाद उसकी गाय गौरी को वापस ले आया। देखा रघुनाथ, मैंने तेरी गाय गौरी को ढूंढ लिया। अब मेरा इनाम मुझे दे दे। भोलाराम, मुझे शुरू से ही मालूम था मेरी गाय गौरी को तूने चुराया था, और उसकी गवाह है ये छोटी चंपा। कोई इनाम नहीं मिलने वाला। ये सब तो मेरी योजना थी ताकि तू गाय को वापस लेकर दे। तू सिर्फ नासमझ नहीं, तू तो जलन से अंधा हो गया। तूने ना अपने बेटे मोहन को पढ़ाया, ना ही खुद कुछ सीखा, और अब दूसरों की खुशी से जलाकर चोरी तक कर दी। मुझे पहले लगा कि तू सिर्फ नासमझ है, पर तू तो दिल का भी साफ नहीं। दोस्ती सिर्फ बराबरी के लोगों में अच्छी लगती है, और तू अपनी सोच से कभी बदला ही नहीं। तू नासमझ ही रहा, और आज तो तूने मुझे, अपने पुराने दोस्त को भी खो दिया। हमारी दोस्ती आज यहीं समाप्त होती है। भोलाराम चुपचाप रघुनाथ की बातों को सुनकर आंसुओं में भीग गया। उसे अपनी नासमझी का एहसास हुआ, जिसकी वजह से उसने अपने दोस्त रघुनाथ को खो दिया। अंत में भोलाराम ने एक नया सबक सीखा। मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो दूसरों की खुशी से जलता है, वो खुद की खुशी भी खो देता है।